Hello students, how are you all? I am your teacher Chandni Khan. Today we will discuss the question answer of chapter number 3 of history, rural life under British India. Okay, let's start with the short question answer. First question is, why were the British interested in the production of cash crops? Very easy peasy question. Why would they interested? Because they got to profit from this crops. Okay. The British were interested in the production of cash crops as their production enabled them to make a lot of profit. These crops were in high in demand. Oh, yeah, demand में high in demand थे, and they were sold it on the high rate in the international market. Okay, the question number second is, make a list of crops which enabled the British to make profit. So the crops which enabled the British to make profit were indigo, raw cotton, opium, pepper, tea and sugar cane. Though these were the crops which were very useful and profitable crops for Britishers, as they exported all these crops in the international market. Okay, question number 3 is, write two ways in which money lenders exploited the peasants. टू वेज हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन विच जो पीजेंट को एक्सप्लॉइट करते थे मनी लैंडर्स. हाउ दे चार्ज हाई इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स बाय फॉल्स अकाउंटिंग एंड फॉगिंग एंड कंफ्यूजिंग डीलिंग्स. फर्स्ट क्या करते थे? फॉल्स अकाउंटिंग करते थे. हमने डिस्कशन में उसको पढ़ाई है चैप्टर के कि किस तरीके से जनरेशन की जनरेशन जो है पास हो जाती थी, लेकिन इतना सा अमाउंट था, अमाउंट ऑफ मनी वो भी क्लियर नहीं हो पाता था. ऑफ कोर्स वो उसकी जो है फॉल्स अकाउंटिंग करते थे. एंड कंफ्यूजिंग डीलिंग मतलब उनको पूरी चीज़ें क्लियर नहीं करते थे. बेचारे पीजेंट्स तो इलिटरेट थे, उनको क्या नॉलेज थी. उनके हिसाब से जो मनी लेंडर्स कर रहे हैं वो सही है, वो ईमानदार है, ऐसा वो बेचारे सोचते थे. इस वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड द ब्रिटिश स्टार्ट ओपियम प्रोडक्शन? So the British wanted to buy tea from China, but China was not interested in tea trade with the British. चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे ब्रिटिश जो है चाइना से टी ट्रेड जो करना चाहते थे, लेकिन चाइना वाज नॉट इंटरेस्टेड. तो ब्रिटिश ने क्या किया? द ब्रिटिश स्टार्टेड इलीगल ट्रेड ऑफ ओपियम बिकॉज इट हेल्प देम टू फाइनेंस देयर ट्रेड. मीन्स यहाँ से जो ओपियम, वहाँ लोगों को ओपियम की डिमांड होगी और यहाँ ब्रिटिशर्स जो है टी ट्रेड को करना चाहते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर इलीगल वे को चूज़ कर लिया कि कैसे यहाँ से ओपियम की जो है कर सकते हैं इलीगल ट्रेड और वहाँ से टी ट्रेड. ठीक है. Question number 5 is, name the two main systems of indigo cultivation in Bengal under the British rule. One system was called Nij cultivation and the other was the Nyote system. Very easy. Okay. Now the short question answer. First question answer is, commercialization of agriculture was a boon for the company but a ban for the peasants. Justify the movement. किस तरीके से जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का, वो कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल था, उनके लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बूम था, पर पीजेंट्स के लिए यू कैन से इट वाज लाइक अ कर्ज. तो ये एक्सप्लेन करना है. आंसर इज, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वाज अ बूम फॉर द company, but as far as the peasants was concerned, he was ruined. For example, company found in opium and illegal trade the power of buying tea from China, which was very profitable for the company, and the production of opium was very harmful for the land of Indian peasants. As you guys know, its cultivation ruined the fertility of the
लैंड। पहले भी हमने डिस्कशन में पढ़ा है कि किस तरीके से जो है ओपीएम का कल्टीवेशन करवाते थे, तो वो प्रेशराइज करके करवाते थे। कई पीजेंट्स हैं जो नहीं करना चाहते थे, कई पीजेंट्स हैं जो करना चाहते थे लेकिन अपना प्रॉफिट चाहते थे उसके अंदर, तो वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। और जो लैंड की फर्टिलिटी पावर है वो तो रूइन हो ही रही थी, यानी कि वो फ्यूचर में भी कोई और जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहे तो इट वॉज वेरी हार्मफुल फॉर देयर एग्रीकल्चरल कैरियर। तो ये था, लॉस ही लॉस था पीजेंट्स का, एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन था। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इंडिगो प्लांटर्स एक्सप्लॉयट द फार्मर्स? So the indigo planters pressurized the farmers to sign contracts and produce indigo. The farmers got very low price for the indigo. They were not able to return the loans. The indigo production even ruined the fertility of the soil. अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो प्रेशराइज करते थे, ना उनको प्रॉफिट मिलता था, इतने लो प्राइस पर उनसे लेते थे, और उनकी जो है लैंड को भी रुइन कर रहा था, उसकी फर्टिलिटी को। तो उनका तो चारों तरफ से लॉस ही लॉस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द जमींदार्स ऑफ बंगाल? So the impact of a permanent settlement on the zamindars were, first is the zamindars became hereditary owners of the land. यानी कि जमींदारी सिस्टम में क्या किया था उन्होंने, जमींदारों को डायरेक्ट सामने ले आए थे, उनको ओनर्स बनाया था और उनके थ्रू अपना प्रॉफिट देखते थे। जमींदार्स वुड प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड प्राइजेस इंक्रीज्ड। उनका तो प्रॉफिट होना ही था जमींदार्स का, और जो ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर रखा था अपना अमाउंट, तो उनका भी प्रॉफिट होना था। लॉस तो सिर्फ पीजेंट्स का ही था। And the third impact was, the British had fixed the land revenue at a high rate and many zamindars could not pay this amount. Even though Britishers ने जो अपना प्रॉफिट फिक्स किया था, it was on the very high level that जमींदार्स कुड नॉट इवन पे द अमाउंट। वो क्या करते थे फिर, जमींदार पीजेंट से ज़्यादा जो है कलेक्ट करते थे, जो भी है आप कह सकते हो लैंड रेवेन्यू करके, कोई से भी टैक्सेशन करके उनसे ज़्यादा कलेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट भी तो देखना ही था, ब्रिटिशर्स को पे करने के बाद उनका क्या प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड व्हाट वाज द सिस्टम? थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड Rayyatwadi system. This settlement was made with the Rayyat or the cultivators. There was no middleman between the Rayyat and the government. रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ था, ये जानते ही हैं हम लोग, एज यू गाइज नो, कि रैयत जो उस एरिया में कहते थे डायरेक्ट पीजेंट्स कल्टीवेटर्स को, और गवर्नमेंट के बीच में कोई मिडिल मैन की उन्होंने जो है रोल को ही ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट अ हाई रेट एंड द रैयत वर ऑफन फोर्स टू टेक लोन्स फ्रॉम the money lenders who cheated the peasants and often took away their land. Means उन्होंने जमींदारों को तो हटा दिया, पर रैयत जो थे डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट में हुए, तो इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्सेस थे, जो भी रेवेन्यू के वो थे, वो हाई रेट पे उनको चार्ज किया, तो रैयत उसको भी फुल पे करने में नहीं हो सके कैपेबल, और उनको लोन्स लेने पड़े। किससे? न्यू क्रिएटर, मनी लैंडर्स से। मनी लैंडर्स ने भी उनको चीट किया, उनको एक्सप्लॉइट किया पीजेंट्स को, और उनको धोखा देकर, उनको आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट करते करते उनको इतना चीट किया कि उन्हीं के लैंड जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिए। दे टुक अवे देयर लैंड। दस इवन दिस सिस्टम कुड नॉट सेव द पीजेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। तो हम कह ही सकते हैं कि ये सिस्टम भी था जो उन्हीं के प्रॉफिट के लिए हुआ, पीजेंट्स का इससे कोई भी प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं हुई। ठीक है, नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. So the main features of the permanent settlement were, first is zamindars were given land on permanent basis.
ज़मींदारों को परमानेंटली जो है उसका ओनर बना दिया गया था। सेकंड इज रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी बिफोर द सनसेट ऑन द फिक्स्ड डेट, यानी जो भी फिक्स डेट थी उसमें सनसेट होने से पहले पहले जो है रेवेन्यू ब्रिटिश कंपनी के पास हो जाना चाहिए था पे, ये उन्होंने रूल बनाया था। इफ दिस वॉज नॉट पेड इन टाइम द जमींदार वुड लूज हिज राइट्स एज अ लैंडलॉर्ड और जमींदार, यानी कि डायरेक्ट रैयत को नहीं उन्होंने किया कि हम रैयत को या पीजेंट को प्रेशराइज या आप कहो कि टॉर्चर, नो, उन्होंने जमींदार और लैंडलॉर्ड जो थे उनको दिया कि आपकी जो है लैंडलॉर्डशिप और जमींदार जो है वो छिन जाएगा, तो आपको सनसेट होने से पहले जो भी ड्यू डेट है फिक्स डेट कर रखी हो आपको पेड करना है। वो जमींदार क्या करते थे, वो इनडायरेक्टली उनको पीजेंट्स को प्रेशराइज करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश कंपनी। नेक्स्ट इज द जमींदार वॉज फ्री टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम पीजेंट्स व्हाट ही थॉट टू बी फिट, यानी कि जो है परमानेंट सिस्टम में ब्रिटिश ने कोई फिक्स अमाउंट जो था वो सिर्फ जमींदार के लिए था, फिक्स अमाउंट पीजेंट्स के लिए नहीं था। पीजेंट्स के लिए जो फिक्स अमाउंट करना था उसकी पावर थी जमींदार के पास, यानी कि अगर जमीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया सपोज 100 रुपीज़ उन्होंने तय किया था कि 100 रुपीज़ ज़मींदार देंगे हमें मंथली, तो ये ज़मींदार के लिए था, पीजेंट्स के लिए नहीं था। अब ज़मींदार चाहते तो 150-200 रुपीज़ जो है कैसे भी रेवेन्यू करके या टैक्सेशन करके कैसे भी उनसे पीजेंट से 200 रुपीज़ लेते, और उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना पे करना था, 100, बाकी के 100 किसके पास, ज़मींदार के पास। ये था प्रॉफिट का सिस्टम। ओके, now the second question is what was Mahalvari settlement and what was its impact in India? Mahalvari settlement was introduced by Holt Mackenzie in Punjab, Northwest Province and Awadh. ये 3 places थे इंडिया के जहाँ पे first of all Mahalvari settlement was introduced and a unit of some villages was called a महल। क्या सिस्टम था, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे विलेजेस को मिलाकर उनको यूनिटी करके उनके महल कहा जाता, एंड द रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच महल वाज फिक्स्ड, यानी कि हर महल का, जैसे किसी महल में जो है ज़्यादा फर्टिलिटी वाला एरिया है या कोई अच्छी क्रॉप्स का हो रहा है और कोई महल कम, उसमें एरिया वाइज उसको डिवाइड करते थे। हमने शायद डिस्कशन में भी चैप्टर के लगान मूवी का एग्जांपल दिया था, ये किस तरीके से डिवाइडेड थे, उसमें छोटे छोटे जो विलेजेस बनाए थे। तो कोई विलेजेस आप कह सकते हैं कि अच्छा था, जियोग्राफिकल उसकी जो सरकम वो थी कंडीशन वो अच्छी थी, और कुछ किया ऐसी थी तो वो मिलाकर उनको एक फिक्स अमाउंट कर दिया था, वो उनको पे करना था। इट वॉज टू बी पेड विद इन द फिक्स्ड पीरियड, ऑफ कोर्स फिक्स्ड पीरियड था उसमें उनको पे करना था, एंड इट वॉज टू बी कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद कंपनी बाय द विलेज हेड मैन, यानी कि उन्होंने डेजिग्नेशन क्रिएट किया था, दैट वॉज विलेज हेडमैन, और ये जो कुछ भी कलेक्ट हो रहा था कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी को किसको देना था, उन्हें विलेज हेडमैन को, और विलेज हेडमैन कंपनी को देगा। ठीक है, बिग एंड पावरफुल जमींदार्स चीटेड द पीजेंट्स, मैनी पुअर पीजेंट्स हैड टू लूज देयर लैंड टू द मनी लैंडर्स, यानी मनी लैंडर्स हो जमींदार हो सब ने जो है एक्सप्लॉइटेशन ही किया, और इन द एंड वो अपने लैंड को ही लूज कर देते, अपने ही लैंड पर जो है आप कह सकते हैं कि फ्री लेबरर बन के कल्टीवेशन करते थे, उनका कोई प्रॉफिट नहीं था, उनका कोई राइट नहीं था। ठीक है, now the question number 3 is what is indigo and what was the effect of its cultivation on Indian farmers? So the indigo was a cash crop which was used to make a blue colored dye. The cultivation of this crop ruined the natural fertility of the land, soil. Despite this fact, the Britishers compelled
the Indian peasants to grow this crop as they needed it for the textile industry which were great source of their इनकम. यानी कि इंडिगो जो है एक ब्लू कलर की डाई जो है बनाने में यूज़ होता है, इसलिए ये इतना वो प्रेशराइज करते थे पेजेंट्स को, क्योंकि इससे क्या है कि लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती. वो वहाँ यूरोप में या अपने एरिया में नहीं इसको कल्टीवेट करवाते थे, इंडिया से इसको जो है एक्सपोर्ट यहाँ से होता था इस चीज़ का. और वहाँ पे किस चीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप जानते हैं जीन्स वगैरह बनती है, वो उस जीन्स को कलर करने के लिए जो उनके वहाँ इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था उसका इतना फाइन कलर नहीं था. इंडिया के इंडिगो का जो कलर बहुत ज़्यादा फाइन था, तो इस इंडिगो की भी बहुत डिमांड थी वहाँ टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन था उसकी वजह से, ठीक है ना. इसलिए और वो टेक्सटाइल की वो करके उनका बिजनेस भी अच्छा हो रहा था. Now the question number 4 is, give an account of famines that ravaged India's countryside since 1876. So famine means extreme scarcity of food. अकाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, famine. During British rule, famines often ravaged our country, particularly in Bengal and Bihar. The natural causes of famine were drought, floods and crop failures. हम जानते हैं कि किस तरीके से अकाल क्यों पड़ता है, कि भाई कोई कल्टीवेशन करी हमने क्रॉप्स की, वो ख़राब हो गई, फ्लड्स हो गए, बाढ़ आ गई है या तूफ़ान आ गया है, उससे सारी चीज़ क्रॉप्स हैं ख़राब हो गई हैं. ये जो नेचुरल रीजंस हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया के किस एरिया में होते हैं, बंगाल और बिहार में. Okay, million of people died due to floods or crop failure in 1876 to 78. 8 million people lost their lives in Madras, Hyderabad, Maharashtra, Western UP and Punjab. Billions of 8 million people किसे कहते हैं बेटा, वो इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन कम हो गई थी एकदम से, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमाइन, और ये ख़राब हो गई थी जो कुछ भी इतने सारे एरिया में. ऐसा नहीं था कि साउथ में या सिर्फ नॉर्थ में, पूरे ऑल ओवर द इंडिया. इन द फैमाइन ऑफ 1896 and 97 nearly 43 lakhs people died, and in 1943 there was again a famine in Bengal and 3 million people died due to starvation. Starvation मतलब भूखमरी से 3 मिलियन पीपल जो है डाइड हुए, और गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनकी पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस ही नहीं आया. ये एक बहुत बड़ा लॉस था इंडिया के लिए. एक आप कह सकते हैं इट वाज अ ब्लैक पेज इन द इंडियन हिस्ट्री, और ब्लैक पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री. इतनी सारी पॉपुलेशन को लूज़ करना, इट वाज नॉट ईजी. Okay. Now, question number 5 is, what was the cause of the Indigo rebellion? What was the outcome of the Indigo Commission? यानी कि इंडिगो कमीशन बना था, उसके क्या आउटकम्स आए थे, और क्योंकि इसके लिए रिबेलियन हुआ था, हमने पढ़ा था. The European planters forced the peasants to grow indigo for them. The peasants did not want to grow indigo because the land lost its fertility. Indigo had to be grown on the best land, and peasants wanted to grow rice. When the planters forced them, raiyer or peasants refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories. They revolted against the indigo planters, and they had the support of zamindars and headmen. This time what happened कि zamindars और headmen के support से peasants को इतना मतलब आप कह सकते हैं कि they got so much confidence in themselves with the help of support of zamindars and headmen, so they could take a step against the Britishers. किस तरीके से उनको, वो तो बहुत टाइम से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, इंडिगो, जो उनकी लैंड फर्टिलिटी के लिए ऑफ कोर्स हार्मफुल था. दिस टाइम दे रिबेल, दिस टाइम दे अपोज देयर जो है इलीगल थिंग्स, और
all that things they opposed very strongly. And Indigo Commission, what had to government do? The government set up an Indigo Commission. The commission in its findings declared planters guilty, and it stated that it stated that indigo cultivation was not profitable for the ryots. The peasants were asked to fulfill their existing contracts and allowed them to refuse to cultivate indigo in future. यानी कि इंडिगो कमीशन जो था सेटअप हुआ था उसने क्या उनको रिपोर्ट करी थी कि ऑफ कोर्स ये जो कमीशन ने रिपोर्ट करी कि प्लांटर्स हैं ये गलत कर रहे हैं, उनके जो पेजेंट्स के साथ ज़्यादा ही गलत हो रहा है. इस बार जो पेजेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनको फुलफिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर में दे आर नॉट बाउंडेड, दे आर नॉट प्रेशराइज टू बी कल्टिवेट द इंडिगो. ठीक है, ये उनका फैसला था. तो दस द इंडिगो प्रोडक्शन एंडेड इन बंगाल. बंगाल में ऐसे एंड हुआ. द इंडिगो प्लांटर्स शिफ्टेड टू बिहार. यानी उनके पास इंडिया कितनी बड़ी डाइवर्स कंट्री, उनके पास अगला ऑप्शन था. वो बंगाल से तो चले गए पर बिहार में सब चीज़ को अडॉप्ट कर लिया. फिर जो है ना बिहार में भी ये एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ. ऐसे किया उन्होंने. Next question is, despite being a zamindar, the zamindars themselves were not secure in the permanent settlement. Why? So zamindar forced a serious problem as the British had fixed the land revenue at a very high rate and which they could not pay. As a result, the British could take over the zamindari and auction it. Many of them lost their zamindari and became insecure. इनसिक्योर क्यों होंगे बेटा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो रेट फिक्स करी थी बहुत हाई उस पर करी थी. तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द जमींदार्स टू पे ऑल इट अमाउंट ऑफ दिस मच हाई रेट. वो क्या करते फिर? उन्होंने क्या किया? रिजल्ट उन्हें मालूम था अगर वो पे नहीं कर पाएंगे तो दे वुड लॉस देयर ज़मींदारी और वो किसी और को दे दी जाएगी. ऑक्शन होता था. दूसरे जो ज़मींदार बनना चाहते थे, जो ब्रिटिश को पेमेंट कर सकते हैं, उनको दे दी जाती थी. तो इस एक तरीके से कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में भी ज़मींदारी जो सिस्टम था ज़मींदारी ज़मींदारों की वो सेफ़ नहीं थी. जब तक आप पैसे फुलफिल होंगे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा करते रहेंगे तब तक आपका है. तो और इफ़ यू could not pay the amount, so you will lose your zamindari. Now the value added question. The British served their interest well, but the Indians call them exploitative. Find out the key elements of governance that must be incorporated in the British administration to make it effective and humanistic both at the same time. The British administration would have dealt with the situation in humanistic way. The plight of Indians should have been understood and remedy should have been suggested. Moreover, they should have made their policies understandable to Indians. Revenue system could be made more elastic and artisans could be protected by advancing loans and flexible trade policies etc. यानी कि जो है ब्रिटिशर्स ने हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया. अगर आपने किसी नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया भी था वो इस तरीके से वहाँ की जिस तरीके से आर्टिशंस को रूइन कर दिया. जो हमारे हैंड वीवर्स थे जो भी मतलब काम करते थे इस तरीके से अपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. और जो सिस्टम उन्होंने रेवेन्यू के बनाए उसकी पॉलिसीज़ इतनी थी कि वो
ऐसा लगता था कि पूरा उन्हें ही मतलब बर्बाद करने के लिए, ना कि उनके रेवेन्यू क्यों लेते थे राजा वगैरह, अपना तो करते ही थे, वो अपनी लाइफ ऐसे जीते ही थे, लेकिन लैविशली, लेकिन अपने पीपल्स के लिए, अपनी जनता के लिए भी काम करते थे। ये लोग थे टोटल एक्सप्लॉयटेशन किया, वो ये उनको नहीं करना चाहिए था, ये हम कह सकते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा हो गया था, ये उनका रीज़न था। ठीक है ना? Hope you understand the chapter's question answer. If you like the session, please like, comment, and share. Goodbye. Have a nice day ahead.